आज हमने स्टडी करना है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कि हम एक्सपेरिमेंटली जो है किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं या उसका रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। आपको ये पता होगा, जैसे हमने स्टार्ट पे कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है। ठीक है, कि मॉलिक्यूलरिटी क्या थी, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकालते थे, और हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। और वो क्या क्या तरीके हैं, किस वे से हम जो है एक्सपेरिमेंटली इसको निकाल सकते हैं, हमने वो देखना है। ठीक है, हम उसके बारे में देखेंगे। नहीं, थर्ड ऑर्डर नहीं पढ़ना। अब हमने जो है ये डिफरेंट मेथड पढ़ने हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमिन किया जा सकता है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड भी किया है, ये दोबारा मैंने स्कैन किए, तो जो है ना आप लोगों ने अब इसको देखना, इसको तैयार करना आप लोगों ने। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आप लोगों के लिए नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली हम कहते हैं कि हम डिटरमिन कर सकते हैं, तो किस वे से इसको जो है हम डिटरमिन करते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड हैं, 5 मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं। हम उनको एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं कि कौन से मेथड है। अच्छा, जब आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल्स थी, जब हम कर रहे थे, तो हमने क्या किया था, अगर आप उसको रिमेम्बर करें, तो क्या था कि हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर रहे थे, कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर रहे हैं, किसी भी टाइम के लिहाज से कंसंट्रेशन में चेंज जो आ रहा होता है वो देख रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया था कि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन ली, उसमें वैल्यूज पुट की, अगर k की वैल्यू क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो हम ये कह रहे थे कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर k की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रही थी, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वाली इक्वेशन लेते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, और k की वैल्यू अगर कांस्टेंट आ जाए, तो हम ये कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है कि पहले जीरो ऑर्डर वाली इक्वेशन यू ली, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ली। ठीक है, जो फाइनल इक्वेशन आती है उसी को हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहते हैं ना। अगर उसमें वैल्यूज पुट करके के की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो वो जीरो ऑर्डर होगा। अगर के की वैल्यू कांस्टेंट ना आए, चेंज आए, वैल्यूज चेंज आ रही है, तो फिर हम फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन यूज करते हैं। अगर उसमें भी कोई कांस्टेंट नहीं आ रही वैल्यू के की, तो फिर हम सेकंड ऑर्डर वाली इक्वेशन यूज करते हैं, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं। तो वहां से हमें क्या पता चल जाता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट क्या है। ठीक है, तो ये मेथड हमारे पास कौन सा है, ये फर्स्ट मेथड है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन मेथड। कि हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नेम हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन मेथड। करना हमने क्या है, हम सबसे पहले जो है रिएक्शन को स्टडी करते हैं कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है। अब वो जो वैल्यूज आती हैं हमारे पास, ए की वैल्यू, ए माइनस एक्स की वैल्यू या टाइम की वैल्यू, उसको जो फाइनल इक्वेशन आती है उसमें हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है ना, के की वैल्यू निकाल होते हैं, तो उस वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं, उसके लिहाज से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। आपको पता है के मालूम हो गया, तो के से आप क्या कर सकते हैं, के यूनिट से भी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन मेथड हमारे पास क्या है, दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द चेंज इन known amounts of the reactant and noting the progress of the reaction by analyzing the reaction mixture after regular time interval t। हम क्या कर रहे हैं कि रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कोई एक नाउन अमाउंट ले ली, मीन हम क्या कह रहे हैं, 10 ग्राम हमने रिएक्टेंट के ले लिए, तो उसकी क्या होगा, जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। फर्स्ट करें, पहले 8 हो जाती है, फिर 7 हो जाती है, फिर 6 हो जाती है, मीन टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। हम उस कंसंट्रेशन को नोट करेंगे और साथ साथ जो है टाइम को नोट करते जाएंगे, तो उसको हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं इक्वेशन के अंदर। These data are utilized for the calculation of the specific rate constant। हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है, के की वैल्यू है, यूजिंग द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए और थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। हम क्या कर रहे हैं कि जो वैल्यूज आ रही हैं ए की, ए माइनस एक्स की और टाइम की, उनको जो फाइनल इक्वेशन होती है हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसमें पुट कर देते हैं। द रेट इक्वेशन विच गिव अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट गिव्स
द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, कि हम जो इक्वेशन यूज करें अगर k की वैल्यू कांस्टेंट आ गई है तो फिर तो वो रिएक्शन उस इक्वेशन के लिहाज से हम बता सकते हैं कि ये 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। इन प्रैक्टिस ट्रायल इज स्टार्टेड विद द फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन, कि हम अभी हमें नहीं पता अगर, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर को ट्राई करते हैं, फिर सेकंड, अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर सेकंड पे चले जाते हैं या फिर थर्ड पे चले जाते हैं, ठीक है, या फिर 0 पे चले जाते हैं। If none of these expression give a constant value, then it means that reaction is complicated one and order of reaction may be fraction. कि 0, 1, 2 and 3 पे अगर कोई follow नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि reaction क्या हो सकता है, complicated हो सकता है जिसे हम complex reactions कहते हैं, या फिर उसके अंदर क्या हो सकता है कि वो fractional order of reaction भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास ये था इंटीग्रेशन मेथड, जिसमें हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या जो फाइनल रेट इक्वेशन होती थी वो यूज करते हैं। अगर k की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ये हमें पता होता है ना, हमने 0 ऑर्डर वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं, सेकंड वाली कर रहे हैं, 1 वाली कर रहे हैं, थर्ड वाली कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से हम ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन भी बता सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या हो सकता है कि वॉट हॉफ डिफरेंशियल मेथड, ठीक है। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, दिस मेथड इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल रिएक्शन रेट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनिशियल रिएक्शन रेट को ले रहे हैं, ठीक है। इनिशियल रेट कब आएगा, जब हमारे पास टाइम क्या होता है, 0 होता है, यानी स्टार्ट के ऊपर जो रिएक्शन है हम वहां पे ही रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। when the concentration of one of the reactant is varied and for all others the concentration are kept constant, mean एक रिएक्शन के अंदर अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं तो हम क्या करते हैं कि जो सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को एट अ टाइम चेंज करते हैं, बाकी सबकी क्या है कांस्टेंट कर दी, जितने भी रिएक्टेंट हुए उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दी, सिर्फ एक को चेंज किया, एक को वेरी किया, बाकी सबको कांस्टेंट कर दिया और उस एक के लिहाज से इनिशियल रेट निकाल दिया, ठीक है। Initial reaction rate are determined by measuring the slope of concentration time curve at 0 time. 0 टाइम के ऊपर हमारे पास जो उसकी कंसंट्रेशन आ रही है, 0 टाइम के ऊपर जो स्लोप की वैल्यू आ रही होगी हम उसको डिटरमिन कर लेंगे, ठीक है। वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम क्या कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे या फिर के की वैल्यू अगर हमें मालूम हो जाए तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, दीज इनिशियल रेट आर रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय रिलेशन। कैसे, इनिशियल रेट, इनिशियल के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 0 लगा दिया या नॉट आप कह दो, ठीक है, यानी कि स्टार्ट ऑफ रिएक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट हो सकते हैं ए और बी, उनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन एट इनिशियल स्टेट, ठीक है, 0 इसलिए लगा रहे हैं कि इनिशियल स्टेट के लिए वो क्या डिपेंड कर रहा है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन के बजाय, ठीक है। अब क्या है कि इनिशियल रेट है तो इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन आएगी ए की भी और बी की भी, ठीक। अब क्या हमने हमने क्या कंसिडर किया कि बी की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए की कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। when b is kept constant then initial rate is dependent on the initial concentration of a where, अब उसने क्या किया कि पहले हमारे पास एक कांस्टेंट था और बी जिसे हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ साथ बी भी कांस्टेंट है, यानी दो कांस्टेंट टर्म की बजाय उन्होंने क्या किया कि एक सिंपल एक कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया कि के इंटू बी, बी की जो कंसंट्रेशन है दोनों कांस्टेंट है उनकी जगह पे के प्राइम कर दिया, तो यहाँ पे भी वो क्या कर रहे हैं, के प्राइम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये वैल्यू आ गई है तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लॉग ले सकते हैं। आपको पता है इस साइड पे तो लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ dx ओवर dt एट इनिशियल स्टेट, और लॉग में जो टर्म ये जो टर्म मल्टीप्लाई होती है लॉग में जाती है तो वो प्लस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ के प्राइम, और जो टर्म हमारे पास पावर में होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो लॉग से पहले आ जाती है, ठीक है। जो टर्म पावर में होती है वो लॉग में अगर उसको कन्वर्ट करें तो वो लॉग से पहले आ जाती है, तो ये क्या बनेगा, n log of a। अब ये आप देख लो कि ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस, ठीक, और ये हमारे पास क्या आ गया, x एक्सिस,
और एक्स एक्सिस के साथ जो है एन हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है। एन स्लोप आ गई हमारे पास कि स्लोप से हमें ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन मिल जाएगा, और प्लस में ये हमारे पास लॉग ऑफ के प्राइम जो है वो क्या है, इंटरसेप्ट की वैल्यू है। यानी कि अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास क्या होगा, thus if one measured the initial rate of reaction while varying the initial concentration of one reactant, कि एक reactant की हम concentration change कर रहे हैं and keeping that of other constant, के constant है बाकी की जो term है हमारे पास, then the plot of log of dx over dt at initial state versus log of a जब उसकी concentration जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो वहां से हमें क्या मिला है, गिव्स अ स्ट्रेट लाइन की, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा whose slope give the value of n, की x एक्सिस के साथ जो भी वैल्यू होती है वो हमें स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। Similarly, the order with respect to other reactant may be determined by the measuring the initial concentration rate varying the amount of B. अब हमने क्या करना है कि अगर B की वैल्यू निकालनी है, B के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, B की अमाउंट चेंज करेंगे और A को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। When B is held constant, अब हमारे पास क्या है कि अगर B की वैल्यू को हम कांस्टेंट लें, the intercept on y axis equal to log of k prime and permit the evaluation of k by using the following expression। अब हमारे पास क्या है कि ये इधर से देखें आप, हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल गई, ठीक है, इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल गई, तो इसका मतलब है यानी कि हम लॉग को खत्म करके यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं कि अगर हमें k की वैल्यू मिल गई है, b की वैल्यू हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो सिंपल रेट कांस्टेंट था हम उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मीन अगर आपको के पास दो टर्म्स की वैल्यू है तो आप थर्ड वाली टर्म को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि हमारे पास के प्राइम क्या था, के प्राइम इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। हमने एक फिक्स वैल्यू रख ली बी की, इनिशियल जो वैल्यू है वो रख ली, इंटरसेप्ट से हमें के प्राइम की वैल्यू मिल गई, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और उसके लिहाज से हमें जो है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी मालूम हो सकता है, और उसके के यूनिट से भी हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड था, अमाउंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड, कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट को डिटरमिन कर रहे हैं, ग्राफ से हमें क्या है, स्लोप से हमारे पास ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन आ जाता है, तो हम वो मेजर कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास एक थर्ड मेथड है कि एक्सपेरिमेंटली हम कैसे ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन निकालते हैं, इसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन होती है, चाहे हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले लें चाहे हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले लेते हैं, ठीक है। In this method, the value of x amount of reactant decompose के reactant जितने भी कम हो रहे हैं और प्रोडक्ट जितनी भी बन रही होती है are plotted against time, कि x को और टाइम को हमने आपस में ग्राफ बनाते हैं, and dx over dt is determined at any time from the graph, कि dx over dt का क्या है, change in concentration of concentration of reactant or product with respect to change in time। तो आपको पता है dx over dt हमारे पास क्या होता है, स्लोप के इक्वल आती है, ठीक है। तो हम क्या करें, किसी भी टाइम के ऊपर हम स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, बाय मेजरिंग द एंगल थीटा, यानी tan थीटा आपको पता है कि dx over dt होता है, या सिंपली हम इसको क्या कहते हैं कि ये स्लोप है। अब जब हमें dx over dt की वैल्यू मिल गई, मीन यहाँ पे वैल्यू मिल गई, यहाँ पे वैल्यू मिल गई, इस यहाँ पे वैल्यू मिल गई, डिफरेंट जगह पे हमें वैल्यू मिल गई। अब dx over dt की वैल्यू ली हमने, ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं और इसको प्लॉट कर देते हैं a minus x raised to power 1। अगर हम इसको 1 करें तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, अगर हम इसको 2 करें तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए आएगा, अगर हम इसको 3 करें तो ये थर्ड ऑर्डर के लिए बन जाएगा, ठीक है। हमने करना क्या है कि किसी भी टाइम के ऊपर जो है हमारे पास क्या है, x की वैल्यू आती है, वहां पे हम डिफरेंट टाइम पे हम स्लोप की वैल्यू निकाल लें और उस स्लोप की जो वैल्यू आती है उसको प्लॉट करने कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। जो अवेलेबल कंसंट्रेशन होती है तो उसकी पावर अगर 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, अगर उसकी पावर सेकंड है तो सेकंड होगा, वरना थर्ड ऑर्डर एक्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इस तरह भी, अगर हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाती है तो ये हमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है।
अब यहाँ पे क्या कह रहा है, the various values of dx over dt obtained at different times from the graph and are plotted against the corresponding concentrations. ठीक है, जो इस b वाले ग्राफ के अंदर आपको यहाँ पे शो हो रहा है. If we get a straight line, the direction is the first order, क्योंकि यहाँ पे इसकी पार कितनी है, 1 है. If a straight line is obtained by plotting dx over dt values against a minus x square, ठीक है, क्योंकि ये स्केयर में वैल्यू है तो ये सेकंड ऑर्डर है. अगर हमारे पास a माइनस एक्स क्यूब आ गया है तो हमारे पास क्या है, ये थर्ड ऑर्डर एक्शन हो जाएगा. तो यहाँ इस वे से भी हम जो है एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. अब फोर्थ मेथड है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कि हाफ लाइफ मेथड. ठीक है, हाफ लाइफ क्या होती है, वो टाइम होता है जब हमारे पास हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, हमने ये भी देखना होता है कि कोई रिएक्शन हम लगा रहे हैं वो कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, अगर हमें ये पता चल जाए कि इतने मिनट में आधा रिएक्शन हो रहा है, मीन 10 मिनट में आधा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे हमें पता चल जाएगा कि उससे अगले 10 मिनट में जो है रिएक्शन कितना कंप्लीट होगा. ठीक है, तो इसको ये हाफ लाइफ मेथड कहते हैं. अब इसलिए हम कहते हैं कि हाफ ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, जिसका मतलब है जो प्रोडक्ट बनती है वो भी हाफ ऑफ रिएक्टेंट होती है, कि आधे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं. ठीक है, तो इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, अगर आपने पिछले जो है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ देखी हो तो आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी होगी. ठीक है, वहां से भी हम देख लेते हैं हम कैसे जो है वैल्यूज निकाल सकते हैं. दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ डिटरमिनिंग द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्टेंट टू बी चेंज इनटू प्रोडक्ट, कि वो टाइम जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, वो हमारे पास क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम हो जाते हैं. It has been found that time taken for completion of one half of the reaction provided the reactant are all at the same initial concentration. कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब रिएक्टेंट की सेम इनिशियल कंसंट्रेशन है तो वो वहां पे वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो हाफ टाइम जो है हम वहां से निकाल रहे हैं. अब अगर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखें तो अगर आपने एक्सप्रेशन निकाला हो, खुद से लिखा होगा तो आपको पता होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, कि हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यानी कि कंसंट्रेशन हम चेंज करें, इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, वो हाफ लाइफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो एक ही वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है, अगर आपको उसका एक्सप्रेशन याद हो तो. ठीक है, अब हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए क्या है, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, कि सेकंड ऑर्डर के लिए ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि मीन इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा करेंगे तो हमारे पास क्या है, हाफ लाइफ जो है वो कम होती रहेगी. ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, कि हमारे पास जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है कि हाफ लाइफ है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ए उसके स्क्वायर के से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, ये तो मैम हमने पढ़ा ही नहीं ना. हाँ, ये थर्ड ऑर्डर पढ़ा नहीं है, लेकिन यानी कि अगर आप उसको खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं तो इसकी लिए एक जनरल इक्वेशन दी है कि हाफ लाइफ is directly proportional to 1 over a n minus 1. आपको पता है यहाँ पे k भी आता है. ठीक है, कि अगर आप इक्वल टू लगा रहे हो तो k आएगा साथ, अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा रहे हैं तो k नहीं आएगा. ठीक है, तो इसको देख ले, यानी आपको n की पता है, n की वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे इसके पता चलेगा 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है. अब 2 माइनस 1 करोगे तो ये सेकंड ऑर्डर वाली बन जाएगी, ये 3 माइनस 1 करोगे तो ये थर्ड ऑर्डर वाली बन जाएगी. तो इसने यहाँ पे आपको एक जनरल एक्सप्रेशन दे दिया है कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1 ओवर a रेज टू पावर n माइनस 1. n हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है. अब यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है कि अगर हमारे पास दो टाइम है, एक टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन हमारे पास डिफरेंट है, दूसरे टाइम के ऊपर जो है कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है, तो वहां से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल लेते हैं. ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं, एक छोटा सा एक्सप्रेशन इन्होंने दिया है कि हम एक्सपेरिमेंटली हाफ लाइफ को डिटरमिन करें, यानी हमें हाफ लाइफ की वैल्यू मालूम हो और इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू मालूम हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं. इफ
T1 and T2 are the time required for 1/2 of initial concentration that disappear for the different initial concentration. हमारे पास क्या है कि हाफ लाइफ निकालते हैं. अब जब टाइम 1 है तो उसकी लिए इनिशियल कंसंट्रेशन A1 है, और जब टाइम 2 है वो हमारे पास क्या है कि जब सेकंड हाफ लाइफ है तो वहां पे कंसंट्रेशन भी तो क्या हो जाएगी, A2 हो जाएगी, मीन चेंज हो गया है. एंड इफ n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमारे पास क्या है, इसी इक्वेशन को हम यूज करें कि हाफ लाइफ फॉर टाइम 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a रेज टू पावर n-1. ठीक है, यहाँ पे क्या है, जस्ट एक वैल्यू 2 कर, एक वैल्यू 1 कर दी है और एक ही वैल्यू 2 कर दी है. ठीक है, जब टाइम 1 है, हाफ लाइफ 1 है तो A1 आ गया, टाइम जब 2 है तो यहाँ पे एक कंसंट्रेशन भी 2 आ गया. अब हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दें, T2 डिवाइडेड बाय T1 कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1/A2 n-1 क्या ऊपर आ गया और ये वाली टर्म नीचे आ गई. लेकिन आपको ये भी पता है कि ये डिनोमिनेटर में है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी कि अब जब ये डिवाइड होगा A1 वाला, ठीक है, कि ये टर्म है, इससे नीचे ये A1 वाली टर्म आ रही है, 1/A1 आ रही है, तो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में आएगा ना, तो A1 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और A2 जो है वो नीचे रह जाएगा. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा कि जब हम इस टर्म से T2 वाली टर्म से T1 वाली टर्म जो है डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसलिए A1 जो है इक्वेशन में ऊपर चला जाएगा और A2 इक्वेशन में नीचे चल जाएगा. अब n-1 इधर भी है, n-1 इधर भी है, तो वो होल टर्म का ही उसकी पार्ट जो है n-1 कर दी है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया कि T2 ओवर T1 is equal to A1 divided by A2 whole power 1 n-1. अब हम इस टर्म के लॉग ले सकते हैं. इसी टर्म को आप देखेंगे लॉग ऑफ क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ T2 डिवाइडेड बाय T1. तो इसको डिवाइड में लिख लें या फिर उसको जो है इसी तरह लिख लें, बात एक, यानी डिवाइड में लिख लें या फिर उसको माइनस में लिख लें, बात एक ही है. बेशक इसको ऐसे ही कर लें क्योंकि आगे जो है उन्होंने थोड़ा सा इसको ऐसे करके दिया हुआ है. फिर दोबारा उसको जो है डिनोमिनेटर के साथ किया है, चाहे आप इसको माइनस में कर लें, चाहे आप इसी इक्वेशन को कर लें. अच्छा, अब हमारे पास क्या, जब भी किसी टर्म की पावर होती है और उसको हम क्या करें, लॉग में लेके आना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो क्या करते हैं, हम उसको जो पावर वाली टर्म है वो लॉग से पहले आ जाती है. तो यहाँ पे क्या है, टर्म हमारे पास n-1 है. दूसरी साइड पे हमने जब लॉग लेना है तो लॉग किसका आएगा, लॉग ऑफ A डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ B, यानी A1 डिवाइडेड बाय A2. ठीक है, तो उसको उसने माइनस में लिख दिया, लॉग ऑफ A1 माइनस लॉग ऑफ A2. अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ये वाली टर्म को एक साइड पे रहने दें. ठीक है, n-1 को एक साइड पे रहने दिया और ये जो दूसरी साइड पे टर्म जाएगी, तो आप क्या करोगे कि जब ये दूसरी साइड पर टर्म जा रही है तो ये क्या बन गई, लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ A2 है. तो जब दूसरी टर्म साइड पे जाएगी तो ये प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी, माइनस वाली क्या होगी, ये प्लस. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ A2 डिवाइडेड बाय A1, और साथ में इधर से n-1 है, तो यहाँ से जब इस साइड पे माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा. टर्म जो है आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा कि लॉग ऑफ T1 T2 कर दिया उसने, लेकिन ये हो जाएगी, ये मुश्किल नहीं है. इसको जो है जस्ट उसने जो है ना इक्वेशन को रीअरेंज किया है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू निकाल लें. ये इसको मैं दोबारा भी आप लोगों को करके जो है ना लॉग की टर्म में करके भी आप लोगों को सेंड कर दूंगी. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब टाइम 1 था, हाफ लाइफ 1 थी, टाइम 2 जो हमारे पास जो है हाफ लाइफ 2 है, और A1 और A2 की वैल्यू है, हमने जस्ट लॉग लिया उनका. आगे आपको एग्जांपल भी दी जा रही है, अभी उसको भी हम देख लेते हैं. हमने जस्ट इन टर्म का लॉग लिया और उसके अंदर +1 ऐड कर दिया, तो हमें क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम हो जाता है. ठीक है, 10
n कैन बी evaluated डायरेक्टली, कि हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं knowing the 0.5 टाइम यानी हाफ लाइफ एंड a values rate constant can be calculated from the equations for half life for the first order, second order and third order whichever is applicable। कि हमारा हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं, सेकंड के लिए निकाल सकते हैं या थर्ड के लिए निकाल सकते हैं। मीन हमें यहाँ पे n की वैल्यू के बारे में पता चल जाता है कि n की वैल्यू क्या है। मैम ये हम किसी भी रिएक्शन का लगार्थम क्यों लेते हैं लोग? उसको सॉल्व करने के लिए लेने हैं। सोल्व तो मैंने मैम करना है, लेकिन कोई वजह तो है लोग लेने की, यानी कि लोग क्यों लेते हैं हम? अच्छा, ये जो बेसिक मैथ वाले हैं, लेकिन अब मैं अब लॉग क्यों ले रहे हैं, मैं क्या कह सकती हूँ, यानी अब मैंने इतने साल पहले मैथ पढ़ा है, जहां कहीं पे भी अलजबरा पढ़ा होगा तो वहां पे आएगा कि क्यों ले रहे होते हैं, लेकिन अब एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकती कि क्यों ले रहे हैं। यहाँ पे हम इसको एक्चुअली एक तो ये पावर वाली टर्म थी, तो उसको भी हमने किसी ना किसी तरह सॉल्व करना था, ठीक है। वरना जो मुझे यहाँ लग रहा है कि ये पावर वाली टर्म को हम इस साइड पे कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मे भी इसलिए ले हैं। लेकिन एग्जैक्ट जो है बेसिक मैथमेटिक्स, अब मुझे तो 15 साल तो हो ही गए होंगे कि वो 6-7 पढ़े हुए हैं, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं से ढूंढ दूंगी कि हम लॉग लेते क्यों हैं। जी मैम, क्वेश्चन ही है। हाँ, कि मैं मेरे ख्याल में कि इस पावर वाली टर्म को जो है ना उन्होंने सॉल्व करना था, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो है ना लॉग लिया जा रहा है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि अगर हमें टाइम मालूम हो, हाफ लाइफ मालूम हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा वो काम क्या कह रहा है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब हमें पता है कि टाइम जो है हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, तो इसका मतलब है कि अगर टाइम कांस्टेंट रह गया तो ये जो है फर्स्ट ऑर्डर एक्शन होगा। अब हमें पता है सेकंड ऑर्डर के लिए क्या है, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इसका मतलब है अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करें, अगर कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, इसका मतलब है ये सेकंड ऑर्डर एक्शन है। अगर ये इसी तरह हमारे पास क्या है कि ये हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ए का स्केयर के, ठीक है। अगर हम ए स्केयर को टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। अब यही चीज उसने यहाँ पे इक्वेशन में दिया है कि हम यहाँ से भी इजीली मालूम कर सकते हैं। कोई एक रिएक्शन दिया है, उसकी कंसंट्रेशन है, गैस रिएक्शन है, गैस फेज में है, तो वो प्रेशर दिया कि 50, 100, 200। हाफ लाइफ उसकी क्या है, 3, 1.8, 0.9। अब देखिए टाइम कांस्टेंट नहीं है, हमने क्या कहा है ऊपर कि अगर ये टाइम कांस्टेंट हो गया तो फिर तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। पहले हमें पता चल गया कि ये टाइम कांस्टेंट नहीं है, टाइम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। फिर क्या हो सकता है, ये सेकंड ऑर्डर हो सकता है। उसने क्या किया, प्रेशर को और टाइम को मल्टीप्लाई किया, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर। अगर ये p का स्केयर लेता और फिर टाइम के साथ मल्टीप्लाई करता, तो फिर अगर कांस्टेंट वैल्यू आती तो ये थर्ड ऑर्डर एक्शन बन जाता। तो यहाँ पे उसने इस सिंपल फॉर्म में क्या किया है कि प्रेशर को, जिस हम सोल्यूशन में कंसंट्रेशन लेते हैं, प्रेशर को टाइम को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ रहा है 1.181, ठीक है। ये 182, 182 यानी ये बहुत क्लोज वैल्यूज हैं, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपको ये बता रहा है कि ये क्लोज वैल्यूज हैं, तो ये हमारे पास के की ये इनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आ रही है। मीन ये कोई बड़ा फर्क नहीं है कि 10, 15, 20 वैल्यूज का कोई फर्क नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर मैम है। ये किसी भी एक मिनट, रिएक्शन ये एक मिनट, मेरे पास जस्ट 5 मिनट रह गए हैं, मुझे इसको कंप्लीट कर लेने दें, फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरह उसने क्या किया है कि टाइम दिया है, लाइफ टाइम दिया है उसका, हाफ टाइम T1 एंड T2, और इसी तरह साथ में हमारे पास उसने क्या किया है, ए की वैल्यू दी है A1 एंड A2, जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट की, ठीक है, उनका लॉग लिया, उसको +1 किया, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है 1.85, ठीक है। ये अब आपको ये पता है कि ये 1 से भी ज्यादा है और 1.5 से भी ज्यादा है, तो आपको पता है जब 5 से वैल्यू ज्यादा होती है तो उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है तो 2। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमने क्या किया कि हमें हाफ लाइफ मालूम थी, हमें कंसंट्रेशन मालूम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है हम इसको कर लेते हैं, फिर मैं आपका क्वेश्चन का आंसर भी करती हूँ। अब ये तो था हाफ लाइफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या, ऑक्सफोर्ड आइसोलेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर एक्शन देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वेरी एक्सेस में होता है, तो वो उसकी कंसंट्रेशन हम कहते हैं कि कांस्टेंट है, तो दूसरे के लिहाज से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। फिर अगर हमारे पास ऐसा ही है तो हम क्या करते हैं कि एक दूसरे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर लेते हैं और पहले की कंसंट्रेशन को वेरी करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड आइसोलेशन मेथड। ठीक है। दिस मेथड कंसिस्ट in finding out the rate of a reaction with respect to one reactant at a time, कि एक reactant की हम के लिहाज से हम जो है rate of reaction निकाल लें, taking other in a very large excess, thus isolating the molecule taking part in the reaction, ताकि हमें पता चल गया कि reaction के अंदर कौन सा molecule जो है या कौन सा reactant जो है वो इफेक्ट कर रहा है, कंसंट्रेशन उसकी चेंज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा हो। ठीक है। इफ अ रिएक्शन इन्वॉल्व 3 reactants A, B and C, and if the order of reaction is n with respect to A, A के लिहाज से पहले हमने क्या किया कि पहले B और C को कांस्टेंट कर लिया, सिर्फ A के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लिया जिसको उसने कह दिया कि n है। एंड विद रिस्पेक्ट टू B ये हमारे पास क्या है, m है, यानी B किसके लिहाज से निकालना है, तो फिर हमें A और C को कांस्टेंट करना पड़ेगा। एंड R विद रिस्पेक्ट टू C, कि अगर हमने C के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो बाकी दोनों को कांस्टेंट कर दें और C को वेरी करें और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लें। Then the total order is n plus m plus r, जिसको हम is equal to क्या कर रहे हैं n, कि किसी भी रिएक्टेंट का हर रिएक्टेंट का के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लें और फिर उसका सम ले लें तो टोटल हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाता है। इज डिटरमिन्ड बाय वेरिंग द कंसंट्रेशन of A and taking the both C and B and C constant। ठीक है। या कांस्टेंट कर दें या उसको जो है वेरी लार्ज एक्सेस में लेने हैं तो उनकी कंसंट्रेशन जो है रेट के ऊपर इफेक्ट ही नहीं करी होगी। The value of m and are also determined in a similar manner, कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने m और r निकालना है यानी b की कंसंट्रेशन या c की कंसंट्रेशन निकालनी है तो दो को कांस्टेंट कर देंगे और थर्ड को वेरी कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास 5 मेथड थे कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को यूज करके हिट एंड ट्रायल कर लें, या हम इनिशियल कंसंट्रेशन निकाल लें, इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट को ले लें, या हम ग्राफ से निकाल लें कि मीन कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं और dx और dt को फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए यूज कर लें, या हम क्या करें हाफ लाइफ मेथड से करें, या हम किसी भी रिएक्टेंट को एक्सेस में लेके और दूसरे को वेरी करके वहां से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। हाँ जी बच्चे, अब बताएं कि जो बच्चा क्वेश्चन कर रहा था। मैम ये अपर पार्ट में जो हमने प्रेशर मालूम किया है, प्रेशर और टाइम को यानी कि करके, मैम ये प्रेशर तो चलो हमने कर लिया यानी मालूम, क्या टेम्परेचर का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता या पीएच कोई असर इफेक्ट नहीं कर रही? देखिए रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर चेंज करने से इफेक्ट होता है। हमने स्टार्ट पे ये कहा था कि देखिए उसने स्टेटमेंट में दिया एट अ सर्टेन टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर उसने कांस्टेंट कर दिया। ठीक है। हम रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं, एक ही रिएक्शन अगर 10 सेंटीग्रेड पे हो रहा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा, अगर वो 25 पे हो रहा है तो उसका डिफरेंट होगा, 30 पे होगा तो डिफरेंट होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन और टाइम को वेरी कर रहे हैं तो जो थर्ड टर्म है ना, जो थर्ड पैरामीटर है, हम उसको कांस्टेंट कर लेते हैं। ठीक है। कि हमने यहाँ पे टाइम को कांस्टेंट कर लिया कि रिएक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटीग्रेड के ऊपर होगा, तो वहां पे हम जो है वो कंसंट्रेशन चेंज के लिहाज से और टाइम के लिहाज से हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करते हैं। ठीक हो गया कि हम जो थर्ड पैरामीटर होते हैं उनको कांस्टेंट कर लेते हैं, जो मेन पैरामीटर है हम वो करते हैं। लेकिन हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अभी ये नीचे आ रहा है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रिएक्शन रेट, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने उसको देखना भी है। इसी तरह कंसंट्रेशन चेंज, इसी तरह कैटलिस्ट डालोगे तो उसका अलग से इफेक्ट आएगा। ठीक है। हर एक चीज का हर इफेक्ट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं जो चीज निकालना चाह रहे हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम वो उसको वेरी करते हैं, बाकी चीजें जो होती हैं उनको हम कांस्टेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये है कि चलो टेम्परेचर का ये हो गया क्वेश्चन,
पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा मैम, हमने इक्वेशन रेट निकाली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला, सब कुछ हमने निकाल लिया। ये सारा प्रोसीजर करने के बाद फिर हमें क्यों ये जरूरत पेश आई कि हम ये मेथड यूज करके इसको एक्सपेरिमेंटली बता रहे हैं। पता तो हमें पहले ही लग चुका है अच्छा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आ चुका है, रेट ऑफ हाँ रिएक्शन भी आ चुका है। सही। अब आपको अगर मैं कह दूं कि मैं आपको कोई रिएक्शन दे रही हूँ, ठीक है, रिएक्शन दे दिया, तो आपसे आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, कैसे निकालोगे? जी मैम। आप कोई ना कोई इक्वेशन यूज करोगे, ऐसे ही है ना। ये वही चीज है कि उसने ये कहा कि आपने जो पिछले इक्वेशन निकाली है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, आप उनके थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। निकाली हमने वहीं पे है, वही फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन लिखनी है, सेकंड वाली लिखनी है, थर्ड वाली लिखनी है। मतलब ये कि अगर आप वो पहले ना पढ़ते, आपने ना पढ़ी होती, तो फिर आपको कैसे कह सकते थे कि हाँ जी वो फर्स्ट ऑर्डर वाली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कर लो, ठीक है। कि हमने करना यही है कि हम अब यहाँ पे देखो कोई लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं की, हमने वही कहा कि जो इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन है उनको यूज कर लो, या इनिशियल रेट ले लो। रेट कहाँ से आया था? हमें पता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जब टाइम 0 है तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो उसको यूज कर लो। या फिर हमने क्या किया, हाफ लाइफ क्या होती है। अब आपने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, यानी जीरो ऑर्डर, थर्ड नहीं निकाला आप लोगों ने, तो उनकी हाफ लाइफ के बारे में आपको पता था कि ये क्या हो सकती है, कि ये कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं हो रही, या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, ठीक है। तो आपने पहले उसको पढ़ा है, तो फिर आप उसको कहोगे ना कि हम उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन मेरा ये था, सॉरी, है कि हमने पहले वो तो हमने सारा कुछ कर लिया प्रोसीजर, इक्वेशन रेट इक्वेशन निकाली, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिजल्ट, जी। सारा प्रोसीजर हमने किया। द क्वेश्चन इज दैट मैम